नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास 6 करोड़ का मुर्दा पार्ट 4। ठीक 11:30 बजे राजा साहब ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के ऑफिस में उस फ्लोर पर मौजूद थे जिस पर कि चेयरमैन का ऑफिस था। विमल के चेहरे पर उस घड़ी ईसा भाई विग बाला से हासिल हुई फुल दाढ़ी मूछ थी। दाढ़ी पर उसने जाली बांधी हुई थी और मूछें फिक्सों से अकड़ाई हुई थी। उसकी आंखों पर बड़ी स्टाइलिश सन ग्लासेस थे। सिर पर काली 50 के साथ लाल पगड़ी थी और जिस्म पर क्रीम कलर की पतलून, झक सफ़ेद कमीज, लाल टाई, स्पोर्ट्समैनों जैसा नीला ब्लेजर था। टाई में हीरा जड़ा टाई पिन था। बाईं कलाई पर रोलेक्स की गोल्ड वॉच थी और दाईं में सोने का कड़ा था। उसके बाएं हाथ की 3 और दाएं हाथ की 2 उंगलियों में हीरे जवाहरात से जड़ी भारी अंगूठियां थी। सबसे रौबदार जेवर पगड़ी में लगा ब्रोच था जिसमें छोटे मोटे अंडे के आकार का पुखराज जड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक सोने की मुठ वाली आबनूस की लकड़ी का वैसा डंडा था जैसा कि फौजी जनरल बगल में दबाकर रखते थे। विमल के चेयरमैन के ऑफिस में पहुंचने तक वहां के स्टाफ के जिस शख्स ने भी राजा गजेंद्र सिंह NRI फ्रॉम नौरेबी को देखा, उस पर उनका रौब गालिब हुए बिना न रह सका। राजा साहब जिधर से भी गुजरे, हर किसी के हाथ स्वयं ही अभिवादन में उठते चले गए। एन उसी सज धज में कल रात वो लोहिया के साथ नौरोजी रोड वाले मिसेस सिक्वेरा के ठिए पर गया था और वहां भी उसकी आमद का वैसा ही रौब पड़ा था। वस्तुतः विमल की उस लग तक का तमाम सामान नकली था जो उसने सिवरी में मिनर्वा स्टूडियो के बाजू की कई बार आजमाई हुई दुकान से हासिल किया था। विमल के चेयरमैन के ऑफिस में दाखिल होते ही रणदिवे उछलकर खड़ा हुआ और उसने बड़ी गर्मजोशी से विमल से हाथ मिलाया। वेलकम वेलकम सर। रणदिवे एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराता हुआ बोला, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। विमल एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राजा साहब। हमें भी हमें और भी खुशी होती अगरचे कि हमें आपके MD साहब की बाबत बुरी खबर सुनने को न मिली होती। हम उनकी असामयिक मौत पर अपनी संवेदनाएं पेश करते हैं और वाहे गुरु से दुआ मांगते हैं कि उनकी आत्मा जन्नत नशीन हो। चेयरमैन ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। फिर उसके इशारे पर चपरासी ने विमल के सामने जगमग करता शीशे का पानी से भरा एक गिलास रखा। विमल ने उसमें से केवल एक घूंट पानी पिया और फिर बड़े स्टाइल से अपनी अकड़ी हुई मूंछों पर हाथ फेरा। क्या पिएंगे? दांडेकर के जिक्र पर क्षण भर को गंभीर हो गया चेयरमैन, फिर मुस्कुराता हुआ बोला, ठंडा, गर्म या और गर्म? जनाब, विमल बोला, और गर्म के हम बहुत रसिया हैं। आखिर गर्म खून वाले गर्म सरदार हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट और गरम से नहीं करते। ओह, उसमें भी हम बहुत जल्द शिरकत करेंगे आपके साथ। फिलहाल तो कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए। जी हाँ, ज़रूर। तत्काल विमल की कोहनी के पास कोल्ड ड्रिंक का गिलास पहुंचा। वैसा ही गिलास चपरासी ने चेयरमैन के सामने रखा और फिर उसके इशारे पर वहां से रुखसत हो गया। अकेले तशरीफ लाए राजा साहब? चेयरमैन बोला। जी हाँ, अकेले ही आए हैं। विमल तनिक हड़बड़ाहट का प्रदर्शन करता हुआ बोला, हमारे लिए तो इधर हाजिरी भरने का हुक्म हुआ था आपका। क्या किसी और को भी बुलाया था आपने? नहीं राजा साहब, वो बात नहीं। दरअसल मैं आपके सेक्रेटरी को याद कर रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपके सेक्रेटरी मिस्टर कॉल आपके साथ होंगे। बहुत ही होनहार और काबिल नौजवान हैं आपके सेक्रेटरी साहब। काहे का होनहार है जी, काहे का काबिल है। काबिल होता तो इस मामूली काम को खुद अंजाम दे चुका होता, हमें ना आना पड़ा होता इधर। लेकिन कागजात पर दस्तखत तो आप ही के होना जरूरी था राजा साहब। कबूल, लेकिन अब हम कागजात के पास पहुंचे हैं। हमारा वो सेक्रेटरी सच में उतना काबिल होता जितना कि वो आपको लगा, तो वो ऐसा इंतजाम भी तो कर सकता था कि कागजात हमारे पास पहुंचते। जनाब, चेयरमैन ठठाकर हंसता हुआ बोला, फिर हमारी आपसे मुलाकात कैसे होती? कागजात खुद लेकर आप हमारे पास आए होते तो क्यों ना होती। चेयरमैन हक पकाया। एक बार की तो उसने यूं विमल का मुंह देखा जैसे कि उसने उसे गोली मारी हो।
फिर वो खिसियाया सा फिर हंसा और बोला, वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। बहरहाल क्या फर्क पड़ता है, कुआं प्यासे के पास जाए या प्यासा कुएं के पास जाए, मकसद तो प्यास बुझाना होता है, जो कि दोनों ही तरीकों से हल होता है। हमें फर्क पड़ता है, हम पटियाले के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम प्यासे भी हों तो कुएं के पास नहीं जाते, कुएं को अपने पास तलब करते हैं। वक्त बदल गया है राजा साहब। जी हाँ, तभी तो यहाँ हाजिरी भर रहे हैं। चेयरमैन फिर हड़बड़ाया। उसने तनिक बेचैनी से पहलू बदला। अब लाइए कागजात, विमल बोला, और दिखाइए कहाँ दस्तखत करने हैं हमने। चेयरमैन ने घंटी बजाई तो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी वहां पहुंचा। उसने बड़े अदब के साथ विमल के सामने 2 फाइलें रखी और उन स्थानों की तरफ इशारा करना शुरू किया जहां की राजा साहब के दस्तखत दरकार थे। विमल ने कोट की जेब से पार्कर का पेन निकाल के बड़ी अदा से सब जगह साइन किए। फिर सेक्रेटरी ने एक फाइल बंद करके उसके सामने ही छोड़ दी और दूसरी को साथ लेकर वहां से रुखसत हो गया। ये फाइल आपके लिए है राजा साहब, चेयरमैन बोला। थैंक यू। अब इजाज़त हो तो एक आध बात दुनियादारी की हो जाए। जी हाँ, क्यों नहीं। मुंबई में कब से हैं? कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, यही कोई 2 महीने से। मेरा भी यही ख्याल था। इस ख्याल की वजह? जनाब, इतनी अजीमो शान हस्ती हैं आप लंबे अरसे से इधर होते तो हमने वैसे ही आपके बहुत चर्चे सुन लिए होते। दम है आपकी बात में। इधर रिहायश कहाँ है आपकी? अब तो सी व्यू में ही होगी, पहले कहाँ थी? चेयरमैन साहब, भविष्य में झांकना सीखिए। अतीत में क्या रखा है, पीछे मुड़ के वो देखते हैं जो आगे बढ़ने के तमन्नाई नहीं होते। लाख रुपए की बात कही जनाब, जो कि टैक्स कटौती के बाद 60,000 की रह जाएगी। हा। विमल ने भी हंसी में उसका साथ दिया। राजा साहब, मुंबई में कोई ऐसा नामचीन शख्स है जो आपका रेफरेंस दे सके? अजीब सवाल है। आप ये समझिए कि ये सवाल मेरा नहीं, ओरिएंटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है और आने वाले दिनों में आप भी उस बोर्ड का हिस्सा बनने वाले हैं जनाब। तब ऐसा कोई सवाल करना आपको भी सूझ सकता है। खुद अपने बारे में? अजी नहीं साहब, किसी और डायरेक्टर के बारे में, किसी ऐसे डायरेक्टर के बारे में जो कि तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने वाला होगा, जैसे कि अब आप शामिल होने वाले हैं। तो रेफरेंस के तौर पर हम शेष नारायण लोहिया का नाम लेते हैं, जो कि हमारे करीबी दोस्त हैं। आप जानते ही होंगे उन्हें। जी हाँ, बाखूबी। बड़े उद्योगपति हैं, नेपियन हिल जैसी एक्सक्लूसिव जगह पर रहते हैं। वही। दैट्स अ ग्रेट रेफरेंस। हमारे डायरेक्टर साहबान सुनकर खुश हो जाएंगे। वो तो सुनेंगे तो होंगे, हम तो अभी खुश हो गए हैं ये सुनकर कि वो खुश हो जाएंगे। हा। वेरी वेल सेड अगेन। चेयरमैन एक क्षण ठिठका और फिर बोला, नैरोबी से क्या शिकायत हुई आपको? शिकायत नहीं हुई, अजीज आ गए परदेश से। वतन याद आ गया, वरना पैसा कमाने के लिए बहुत माकूल जगह है नैरोबी, जो कि आपने खूब कमाया जान पड़ता है। मेहर है जी वाहिगुरु की, तभी तो इतने शेयर एक मुश्त खरीद पाए और साबित कर पाए। क्या? यही कि हम सरदार लोग भंगड़े गिद्दे तक ही सीमित नहीं हैं, न ही हम सिर्फ खेती बाड़ी करने और टैक्सी ट्रक चलाने के लिए पैदा हुए हैं। वेरी वेल सेड। आपका तकिया कलाम मालूम होता है क्या? वेरी वेल सेड। हा। विमल ने भी हंसी में उसका साथ दिया। गजरे साहब से खूब वाकिफ थे आप। हमारे लिए काले चोर थे जी गजरे साहब। हमने क्या लेना था उनके खूब वाकिफ बनकर। उनके पास शेयर थे जो कि वो बेचना चाहते थे, हम वो शेयर खरीदना चाहते थे। बस इतनी ही वाकिफियत थी हमारी। सौदा काठमांडू में क्यों हुआ? उन्हीं की मांग पर हुआ, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ के ज्यूरिश ट्रेड बैंक जैसी बैंकिंग इंडिया में नहीं है। यही बात होगी। राजा साहब, अब एक सवाल मैं बड़े संकोच से पूछ रहा हूँ, आप चाहें तो उसका जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। होटल चला लेंगे आप? आप हवाई जहाज उड़ा लेंगे? जी। हम कैसे चला लेंगे होटल? हमें क्या तजुर्बा है होटल चलाने का? तो चेयरमैन साहब, कोई कार खरीदे तो क्या ये ज़रूरी होता है कि वो उसे ड्राइव भी खुद करे? मैं समझ गया आपका मतलब। जो आप किसी एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, कर चुके हैं। होटल इंडस्ट्री के टॉप मैन को
कल के बाद कभी तशरीफ लाइएगा सी व्यू में, आपको वहाँ इनकलाबी तब्दीलियाँ दिखाई देंगी। किसे किसे एंगेज किया आपने? ताज इंटरकॉन्टिनेंटल के मौजूदा जीएम को, कपिल उदेनिया को? जी हाँ, कबूल कर लिया उसने ताज को छोड़ना। मिस्टर चेयरमैन, हर शय की कीमत होती है, हर शख्स की कीमत होती है, अदा करने वाला होना चाहिए। सही फरमाया आपने। तो अब हम अपनी फाइल और डंडा संभालता हुआ विमल उठकर खड़ा हुआ। इजाज़त चाहते हैं। थोड़ी देर और रुकिए राजा साहब, चेयरमैन उछलकर खड़ा होता हुआ बोला। वजह? मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलाना चाहता हूँ। वो इज्जत हम कभी फिर हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी कहीं और भी पहले से मुकर्रर अपॉइंटमेंट है। ओह, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ऑफ कोर्स सर। चेयरमैन विमल को ऑफिस के दरवाजे तक छोड़ने आया। विमल की वहां से रुखसत होते ही वो बोर्ड रूम में पहुंचा, जहां की डायरेक्टर लोग मौजूद थे। सबकी प्रश्न सूचक निगाहें उसकी तरफ उठी। जेंटलमैन, चेयरमैन संतोषपूर्ण स्वर में बोला, आई अश्योर यू दैट द होटल हैज़ पास्ड ऑन टू राइट हैंड्स। मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि राजा साहब कुछ कर गुजरेंगे। ऐसा? जठार बोला। हाँ, बहुत ही काबिल और तजुर्बेकार शख्स पाया है मैंने उन्हें। आत्मविश्वास से लबरेज था वो शख्स। ऐसा आदमी नाकाम हो ही नहीं सकता। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। यकीनन है, और आप लोगों को बधाई है कि आपने सही निर्णय लिया। सबके चेहरों पर संतोष के भाव आए। नाउ वी विल वेट एंड वॉच। सबके सिर सहमति में हिले। सुमन कोलीवाड़ी पहुंची। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि होटल मराठा उधर कहाँ था। उसने टैक्सी को सीधे उसकी 4 मंजिली इमारत के सामने ले जाकर रोका। सुमन ने उसे भाड़ा चुकाकर रुखसत किया और होटल में दाखिल हुई। रिसेप्शन पर सलाउद्दीन का बड़ा लड़का जावेद मौजूद था। सुमन को देखकर वो स्वागतपूर्ण भाव से मुस्कुराया। मेरा नाम सुमन है, सुमन बोली। मैं यहाँ कौल साहब का पता करने आई हूँ। कौल साहब? जावेद बोला। अरविंद कौल, जो दिल्ली से आते हैं, जो उधर गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में अकाउंट्स ऑफिसर हैं, जो हमेशा मराठा में ठहरते हैं। गुस्ताखी माफ मैडम, आप क्यों पूछ रही हैं उनको? मैं उनकी बहन हूँ। इधर मुंबई में रहती हैं? नहीं, दिल्ली से आई हूँ मैं। कौल साहब मेरे से पहले 3 दिन पहले इधर आए थे। एक ऐसी इमरजेंसी आन खड़ी हुई है जिसकी वजह से मुझे उनके पीछे इधर आना पड़ा। हमारे होटल की बाबत आपको किसने बताया? खुद कौल साहब ने बताया। और कौन बताता? आई सी। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी हाजिर हुआ। रिसेप्शन के पहलू में ऑफिस था, जिसका बंद दरवाजा खोलकर जावेद भीतर दाखिल हुआ। भीतर मौजूद सलाउद्दीन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक नौजवान लड़की आई है, जावेद धीरे से बोला। कौल साहब को पूछ रही है, क्या जवाब दूं? है कौन? सुमन नाम है। बहन बताती है अपने आप को कौल साहब की। बहन? मुझे तो उसकी किसी बहन की खबर नहीं। दिल्ली से आई है, गैलेक्सी का नाम भी ले रही है। बहन है या नहीं, लेकिन जानती यकीनन है वो कौल साहब को। सलाउद्दीन कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उठता हुआ बोला, मैं बात करता हूँ। वो बाहर रिसेप्शन पर पहुँचा। गुड मॉर्निंग मैडम, वो मुस्कुराता हुआ बोला। कौल साहब को आप पूछ रही हैं? हाँ, सुमन बोली। वो तो यहाँ नहीं है, इस वक्त नहीं है, या ठहरे नहीं हुए। आप समझ तो रहे हैं ना कि मैं किन कौल साहब की बात कर रही हूँ? जी हाँ, बाखूबी समझ रहा हूँ। मैं उनसे जाती तौर से वाकिफ़ हूँ, लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं पहुँचे। कब आए मुंबई? 3 दिन पहले। यहाँ तो नहीं पहुँचे, किसी और शहर की तरफ तो नहीं निकल गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि मुंबई पहुंचकर वो मराठा का ही रुख करेंगे। कहा तो नहीं था ऐसा, लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी उनके इधर होने की। जब वो और कहीं नहीं है तो गोया आपने उन्हें और जगह पर भी तलाश किया है? हाँ, मसलन कहाँ? सबसे पहले तो मैं होटल सी व्यू ही पहुंची थी, जहाँ की उनके होने की मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो तो बंद पड़ा था। फिर मैं चैम्बूर गई, लेकिन तुकाराम जी का घर भी बंद पड़ा था। चर्च गेट गई, तब पहली बार सलाउद्दीन के चेहरे पर आश्वासन के भाव आए। जो लड़की सोहर के इतने ठिकाने जानती थी, वो उसके लिए गैर नहीं हो सकती थी। फिर उसने सुमन को अभी और आजमाया। ये कौल साहब,
वो अर्थपूर्ण स्वर में बोला। एक और नाम से भी तो जाने जाते हैं। जी हाँ। क्या नाम है वो? सुमन हिचकिचाई। मोहतरमा, जो कहना है बेखौफ कहिए। सोहल। सुमन धीरे से बोली। विमल, मेरे साथ आइए। सलाउद्दीन उसे ऑफिस में लेकर आया। सोहल मेरा दोस्त है, सलाउद्दीन संजीदगी से बोला। अजीज है, जो उसका सगा है वो मेरा भी सगा है। अगर तुम उसकी बहन हो तो समझो मेरी बेटी हो। अब बोलो, क्या माजरा है? क्यों इतनी बदहवास हुई उसे तलाश कर रही हो? सुमन ने सविस्तार वजह बयान की। तौबा, सलाउद्दीन बोला, इतना कुछ बीत गया तुम्हारे साथ? तुमने तो बहुत हौसला दिखाया बेटी। सुमन खामोश रही। अगर वो मुंबई में है तो पता तो मैं उसका लगा लूंगा, लेकिन वक्त लगेगा। तब तक तुम यहाँ मराठा में ही ठहरना चाहो तो तुम नहीं। सुमन मजबूती से इनकार में सिर हिलाती हुई बोली। मैं चर्च गेट ही जाऊंगी, क्योंकि बच्चा वहाँ है। उसे लेके यहाँ आ जाना, मैं वहीं ठीक हूँ। मर्जी तुम्हारी। मैं सोहल का पता लगते ही तुम्हें उधर फ़ोन करूँगा। नंबर मालूम है आपको? हाँ, फिरोजा से भी वाकिफ़ हूँ। उसकी खाविंद पेस्टन जी से भी वाकिफ़ था। अच्छा आदमी था, बेमिसाल कुर्बानी दी उसने मेहमान की खातिर। उसने अवसादपूर्ण भाव से गर्दन हिलाई। सुमन खामोश रही। ये मराठा का एक कार्ड रख लो। सलाउद्दीन ने उसे एक कार्ड सौंपा। इस पर यहाँ के फ़ोन नंबर हैं, काम आएंगे। मेरा नाम सलाउद्दीन है। बाहर जो रिसेप्शन पर बैठा था वो मेरा बड़ा लड़का जावेद है। इधर तुम्हें कैसी भी मदद की ज़रूरत हो, बेखौफ मेरे से बोलना, जावेद से बोलना, किसी से भी बोलना, ठीक? सुमन ने सहमति में सिर हिलाया। चर्च गेट खुद चली जाओगी या किसी को बोलूं कि तुम्हें छोड़ के आए? चली जाऊंगी। ठीक है फिर। सुमन वहां से रुखसत हो गई। उसके जाते ही सलाउद्दीन ने जावेद को तलब किया। नासिर को रिसेप्शन पर बिठा। सलाउद्दीन आदेशपूर्ण स्वर में बोला, और आरिफ को लेकर इरफान के घर पहुंच। सोहल अगर मुंबई में है तो सिर्फ उसे ही मालूम होगा कि वो कहाँ है। इरफान कोई घर होगा इस वक्त? जावेद संदिग्ध भाव से बोला। जाकर देखेगा तो पता लगेगा ना। घर ना हुआ तो उधर ही टिकना है और मालूम करना है कि वो उधर नहीं है तो किधर हो सकता है। इसलिए आरिफ को साथ ले जाने को बोला। चाहे तो आमिर को भी ले जा। वहाँ इरफान न मिले तो तीनों भाई शिफ्ट में उसके घर के दरवाजे पर तब तक ड्यूटी भरना जब तक कि वो लौट ना आए। समझ गए? हाँ। शाबाश। बाप, इरफान बोला, तू कल की बाबत कुछ न बोला? वे विक्टर की टैक्सी में सवार थे जो कि तारदेव से जुहू जा रही थी। इरफान विक्टर के साथ आगे बैठा हुआ था और पीछे राजा साहब विराजमान थे। कल की बाबत? विमल की भवें उठी। तू उधर नौरोजी रोड वाले ठिए पर जाने वाला था ना, लोहिया साहब के साथ? अच्छा वो? हाँ, गया था कल रात में वहाँ। अपना छोटा अंजुम आया था उधर? हाँ, कल तो अपने फिक्स टाइम से 11 बजे से 10 मिनट पहले पहुँच गया था। उसके फिक्स टाइम का राज भी मेरी समझ में आ गया है। क्या राज है? अपना छोटा अंजुम वहाँ का खास ग्राहक है। उधर की मैडम मिसेस सिक्वेरा उसका बहुत लिहाज करती है, इसलिए अपनी ठिए की बेहतरीन लड़कियों को 11 बजे तक उसकी चॉइस के लिए होल्ड करके रखती है। यूँ लड़की छांटने की डेडलाइन 11 बजे की मुकर्रर है। उसके बाद वो वहाँ पहुँचे तो लड़की नक्को हो जाती है। नक्को नहीं हो जाती, उसकी चॉइस खत्म हो जाती है। तब जो हासिल हो उसी से उसको काम चलाना पड़ता है। जैसे मेल ट्रेन निकल जाने पर, विक्टर बोला, पैसेंजर पर सफ़र करना पड़ता है। विमल हंसा। इरफान ने हंसी में उसका साथ दिया। वैसे लगता ये था, विमल बोला, कि उसे पैसेंजर से सफ़र करना कबूल नहीं होता था। मैडम बोलती थी कि अगर वो 11 बजे तक नहीं आता था तो आता ही नहीं था। ऐसा? इरफान बोला। हाँ, और विक्टर, तेरा अंदाज़ा सही था। ठिए की पहली मंजिल पर तफरी के लिए ही कमरे हैं। वहाँ कुल जमा 12 कमरे हैं। उन कमरों में भी अपने छोटे अंजुम की चॉइस है और लिहाज है। क्या मतलब? ऊपर वो हमेशा 7 नंबर कमरे में ही जाता है। उसमें कोई खूबी है? पता नहीं, वो कमरे में मौजूद था। उसकी मौजूदगी में कमरे में नहीं जाया जा सकता था। यानी कि वो कमरा हमेशा छोटा अंजुम के लिए रिजर्व रहता है? हमेशा नहीं। 11 बजे के करीब तक उसमें कोई भी कस्टमर जा सकता है। छोटा अंजुम अगर 11 बजे वहाँ नमूदार न हो तो 11 बजे के बाद भी
कोई भी जा सकता है। ओह, छोटा अंजुम 11 से 10 मिनट पहले वहां पहुंचा था। उसने एक लड़की छांटी थी और उसके साथ ऊपर चला गया था। उसके पीछे पीछे वेटर वेट 69 की बोतल और 2 तंदूरी चिकन लेकर ऊपर गया था। खाने पीने का तगड़ा रसिया जान पड़ता है बाप, तगड़ा। 1 घंटे बाद वेटर उसके लिए जो खाना लेकर गया था वो इतना था कि हैरानी होती थी कि 2 तंदूरी चिकन खा चुकने के बाद कोई उतना खाना खा सकता था। इतना खा पी के वो उठ के भिंडी बाजार तो क्या जाता होगा, उम्मीद नहीं। फिर भी तू अपनी बुझेकर से तस्दीक करेंगा बाप। और ये बात गलत है कि वो वहाँ अपने साथ एक ही बॉडीगार्ड लेकर जाता था। कल उसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। उनमें से एक ऊपर गलियारे में सीढ़ियों की दाहिने पर जम गया था और दूसरा नीचे हॉल में प्रवेश द्वार के करीब खड़ा हो गया था। मैं और लोहिया आधी रात तक ही वहाँ रुके थे, इसलिए छोटा अंजुम के वहाँ के प्रोग्राम की मुकम्मल पड़ताल नहीं हो सकी थी। वो पड़ताल आज होगी। कैसे? आज 11 बजे से बहुत पहले राजा साहब के 2 मेहमान वहाँ पहुँचेंगे। कौन? तू और शोहाब। इरफान खुश हो गया, लेकिन सूट बूट डाल के, औकात बना के, टपोरी बन के उधर पहुँचोगे तो राजा साहब की सिफारिश से भी कोई नहीं घुसने देगा। तो फिक्र न कर बाप, मैं अपना वही सूट निकालेगा जिसे पहन के मैं वैभवी के साथ जैकपॉट गया था। आज ही कटिंग भी कराता है और घोट के शेव भी कराता है। शोहाब तो वैसे ही टिप टॉप से रहता है बाप, एन बारात का माफिक सज के जाएंगे। बढ़िया बाप। रियर व्यू मिरर में से विमल को देखता विक्टर व्यग्र भाव से बोला, हाँ बाप, मेरे पास भी एक बढ़िया काला सूट है जो मैं लास्ट क्रिसमस के बाद से नहीं पहना, कोई मौका ही नहीं आया। तो बाप, दे ना मौका मेरे को भी सूट पहनने का और हाई फाई औकात बनाने का। विमल ठठाकर हंसा। तो ये इरादे हैं? वो बोला। बाप, एप्लीकेशन लगाया है, विक्टर अनुनयपूर्ण स्वर में बोला। आगे तेरी मर्जी। ठीक है, समझ ले, हो गई मेरी मर्जी। क्या? आज शाम राजा साहब के 2 नहीं 3 मेहमान नौरोजी रोड पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच बॉस, थैंक यू वेरी मच। टैक्सी होटल सी व्यू पहुंची। टोकस और चिरकुट कोलाबा पहुंचे, जहां की डॉक्टर देशमुख का प्राइवेट नर्सिंग होम था। उस वक्त वो दोनों बड़ी सलीके के कपड़े पहने थे और बहुत भले और संभ्रांत दिखने की कोशिश कर रहे थे। रिसेप्शन पर उन्होंने अपने आगमन का मंतव्य बताया तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें ऑफिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पुंडलिक के पास भेज दिया। हम तुकाराम के गांव से हैं, टोकस विनीत भाव से बोला। इधर मुंबई आ रहे थे तो तुका की बीवी ने कहा कि हम उसकी कोई खोज खबर लाएं। क्या बीवी को मालूम नहीं? डॉक्टर पुंडलिक बोला कि तुकाराम इलाज के लिए लंदन गया हुआ है। मालूम है जी, बराबर मालूम है। ये भी मालूम है कि वागले तुका के साथ गया है और खुद डॉक्टर देशमुख भी उन दोनों के साथ गए हैं, लेकिन जाने के बाद से तो कोई खोज खबर नहीं है ना जी। बीवी बेचारी हलकान हो रही है। वो अनपढ़ औरत है, खुद मुंबई आ नहीं सकती, इसलिए उसका ये काम हमें करना पड़ रहा है। हम चैम्बूर गए थे, चिरकुट बोला, लेकिन वहाँ तो तुका के घर को ताला पड़ा है। हम यहाँ इस उम्मीद में आए हैं, टोकस बोला, कि डॉक्टर देशमुख तो लंदन से अपने नर्सिंग होम से संपर्क बनाए रखते होंगे, इसलिए आप लोगों को तो मालूम होगा कि अब तुका किस हालत में है और कब तक वापस लौट पाएगा। आप अगर, चिरकुट बोला, लंदन कॉल लगाकर डॉक्टर देशमुख से हमारी बात करा दें या खुद कर लें, टोकस बोला, और हमें बता दें कि वो तुका की बाबत क्या कहते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर पुंडलिक बोला। जी, क्या फरमाया आपने? बात की ज़रूरत नहीं? नहीं भाई, मैं बोला कि डॉक्टर देशमुख के लिए लंदन फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो यहीं है। यहीं है? हाँ, वो तो तुकाराम के इलाज का लंदन में इंतज़ाम कराने के लिए गए थे और इंतज़ाम करा के और अपनी सुपरविज़न में तुकाराम की टांग की सर्जरी करा के हफ्ते बाद ही वापस लौट आए थे। यानी कि अब वो यहीं हैं, नर्सिंग होम में? हाँ, डॉक्टर देशमुख तो कब के मुंबई में हैं। फिर तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि तुकाराम। मैं बात करता हूँ। डॉक्टर पुंडलिक ने इंटरकॉम पर डॉक्टर देशमुख से संक्षिप्त सा वार्तालाप किया, जिसका कुछ भी उन दोनों की समझ में न आया।
आखिरकार उसने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रखा और उठता हुआ बोला, आओ। कहाँ? टोकस सकपकाया। डॉक्टर देशमुख के पास, ताकि तुम जो पूछना चाहते हो सीधे उन्हीं से पूछ सको। ओह! झिझकते हुए दोनों उठे और उसके साथ हो लिए। डॉक्टर पुंडलिक उन्हें एक एयर कंडीशन ऑफिस में लेकर आया। दोनों ने डॉक्टर देशमुख का अभिवादन किया। तो डॉक्टर देशमुख बोला, आप लोग तुकाराम के गांव से हैं? जी हाँ, टोकस विनीत भाव से बोला। तुका की बीवी बेचारी को बहुत फिक्र लगी हुई है तुका की। हम मुंबई आ रहे थे तो वो बोली, हाँ, मुझे डॉक्टर पुंडलिक ने बताया है। मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तुकाराम बिल्कुल ठीक है। सर, डॉक्टर पुंडलिक ने अभी बताया था कि वो लंदन में है। अगर आप हमें ये बता सकें कि वह कहाँ है तो हम। अब ये सब जानने की कहाँ ज़रूरत रह गई मेरे भाई, वो तो वापस आ रहा है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, ताई खुश हो जाएगी सुनकर। वो एकदम तंदुरुस्त होके वापस आ रहा है। कब? कल ही, BOAC की एक फ़्लाइट से, जो कि रात 10 बजे शहर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। स्ट्रेचर पर लंदन गया तुकाराम कल अपने पैरों पर चलकर वापस लौटेगा। वागले के मामूली से सहारे के भी बिना खुद चलकर वापस लौटेगा। डॉक्टर साहब, आप महान हैं। मैं नहीं भाई, लंदन के डॉक्टर, जिन्होंने कि तुकाराम का इतना कामयाब इलाज किया। हम तुका को अपने साथ गांव लेकर जाएंगे, ताई खुश हो जाएगी। चिरकुट बोला, आप एकदम सही कदम उठाएंगे। डॉक्टर देशमुख बोला, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोनों वहां से रुखसत हुए। टोकस का उखड़ा मोड़ तब कुछ सुधरा। शुक्र था कि कोई तो काम ठीक हुआ था। वो बड़ा डॉक्टर उनकी आशा के विपरीत खुद नर्सिंग होम में मौजूद था, इसलिए तुका की बाबत कोई चुपचाप पूछताछ करने का तो स्कोप ही नहीं रहा था। खुद वो कुछ बताने की जगह उन्हें डांट के भगा देता तो तुका की बाबत वो ही जानकारी जो कि अब उन्हें सहज ही हासिल हो गई थी। पता नहीं कितने पापड़ बेलने पर और कितना वक्त जाया करने पर हासिल होती, या पता नहीं हासिल होती भी या नहीं। बढ़िया। सुमन ने मराठा से बाहर कदम रखा तो पाया कि एक टैक्सी होटल के सामने ही खड़ी थी। वो टैक्सी में सवार हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया, रियर व्यू मिरर में से एक निगाह अपनी सवारी पर डाली और फिर बिना गर्दन घुमाए बोला, किधर चलने का है भाई? चर्च गेट, सुमन बोली। टैक्सी ने तत्काल रफ्तार पकड़ी। सुमन ने टैक्सी की सीट पर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और आंखें मूंद ली। अपनी मराठा की विजिट उसे बहुत संतोषजनक लग रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि विमल की तलाश में अब उसे और नहीं भटकना पड़ना था। वो फरिश्ता जात बुजुर्गवार जिन्होंने अपना नाम सलाउद्दीन बताया था, ज़रूर आज ही उसकी सूरज के मम्मी पापा से मुलाकात करा देने वाले थे। उसकी निगाह में अभी एक ठिकाना और था जहां वो अपनी तलाश के सिलसिले में जा सकती थी। वो भिंडी बाजार में अकरम लॉटरी वालों को तलाश करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन सलाउद्दीन के आश्वासन के बाद वो कदम उठाना अब उसे गैर जरूरी लग रहा था। उसने आंखें खोली और दौड़ती टैक्सी से बाहर झांका। एकाएक वो सकपकाई और सीट पर सीधी हुई। उसने एक बार फिर टैक्सी से बाहर दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। उसे टैक्सी उस रास्ते पर दौड़ती न लगी जिस पर होकर वो मराठा पहुंची थी। ड्राइवर, फिर वो तीखे स्वर में बोली, ये तुम मुझे किधर ले जा रहे हो? ये तो चर्च गेट का रास्ता नहीं है। ये भी उधर ही पहुंचेगा भाई, ड्राइवर इत्मीनान से बोला। लेकिन तुम सीधे रास्ते से, उधर एक्सीडेंट होइला है, ट्रैफिक जाम होइला है। तुम्हें क्या मालूम? अपन उधर से ही आया था। अब तक जाम हट गया होगा, तुम उसी रास्ते से चलो। भाई बोला ना, ये रास्ता भी चौकस है, उसी रास्ते से चलो। इतना वापस घूमना पड़ेगा, भाड़ा पड़ेगा। रोको, ड्राइवर के कान पर जूं भी न रेंगी। रोको, वरना मैं चिल्लाऊंगी। इधर बीच सड़क में कैसे रोकेगा? बाजू में लगा के रोकता है ना। आखिरकार उसने टैक्सी जहां रोकी वहां सड़क पर इक्का दुक्का ही वाहन था। मैं इधर ही उतरती हूँ, सुमन अपना पर्स खोलती हुई बोली। मीटर देखो। देखता है। तभी एक कार एन टैक्सी के पहलू में आकर रुकी। उसकी ड्राइविंग सीट पर जीन जैकेटधारी कोली बैठा था और उसके पहलू में सूट वाला हुम्ने मौजूद था। हुम्ने झपट कर कार से बाहर निकला और सुमन को
जबरन परे धकेलता टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गया। ये क्या बदतमीजी है, सुमन चिल्लाई। आवाज नहीं। हमने उसके पेट से एक चाकू सटाता क्रूर स्वर में बोला, आवाज नहीं, वरना आते बाहर निकालकर गले में लटका देगा। भय से सुमन की घिग्गी बंध गई। कोहली कार से बाहर निकला। उसके हाथ में एक इंजेक्शन की सिरिंज थी। वो टैक्सी की परली तरफ पहुंचा। उसने उधर का दरवाजा खोला और फिर सिरिंज की सुई जबरन सुमन की बाह में घुसेड़कर पिस्टन दबा दिया। तत्काल सुमन की आंखें मुनने लगी। दोनों ने उसे टैक्सी में से निकाला और कार की पिछली सीट पर डाल दिया। टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी में बैठा यूं सामने सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे जो कुछ हो रहा था उससे वो कतई बेखबर था। तेरा काम खत्म, हमने टैक्सी ड्राइवर से बोला। रास्ता नाप अपना। टैक्सी ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया और टैक्सी वहां से दौड़ा दी। फिर उन दोनों के साथ कार भी वहां से रवाना हुई। इस बार कार की ड्राइविंग सीट पर हमने बैठा। उसने कार को दादर सी फेस की दिशा में दौड़ा दिया। थोड़ी देर कार खामोशी से सड़क पर दौड़ी। हिला इसे, फिर हमने बोला। सहमति में सिर हिलाते कोहली ने पीछे घूमकर हाथ बढ़ाया और सुमन को हिलाया डुलाया, पहले हौले से और फिर जोर से झंझोड़ा। बेहोश है, फिर वो बोला, अब दूसरी सुई निकाल। कोहली ने जेब से एक और सिरिंज बरामद की और उसकी सुई को सुमन की बाह की एक नस में घुसेड़कर पिस्टन दबाया। सुमन पर उसकी कोई प्रतिक्रिया न हुई। कोहली ने खाली सिरिंज खिड़की से बाहर फेंक दी। कार एक उजाड़ स्थान पर आकर रुकी, जहां की समुद्र में बने पायर के साथ लगी एक मोटर बोट खड़ी पानी में हिचकोरे ले रही थी। दोनों कार में से निकले और सुमन को उठाए मोटर बोट के डेक पर पहुंचे। आजू बाजू देख, हमने बोला। कोई नहीं है, कोहली बोला। हमने ने सुमन को डेक पर से पानी में उतारा। उसके सिर पर हाथ रखकर उसको पानी की सतह से नीचे दबाया। तत्काल सुमन तड़फड़ाई और सांस के लिए छटपटाई। हमने मजबूती से उसका सिर पानी की सतह से नीचे दबाए रहा। सुमन के हाथ पांव झटकना बंद कर देने के बाद भी काफी देर वो उसे पानी में डुबोए रहा। आखिरकार उसने उसे सतह पर उबरने दिया। उसने उसकी नब्ज टटोली। खत्म, वो बोला। बढ़िया, कोहली बोला। दोनों ने लाश को डेक पर खींच लिया और उसे एक तिरपाल से ढक दिया। हमने ने केबिन में जाकर मोटर बोट स्टार्ट की। मोटर बोट दादर सी फेस और माहिम बीच के समानांतर दौड़ने लगी। माहिम क्रीक से पार एक स्थान पर उसने मोटर बोट रोकी। वो केबिन से बाहर निकलकर डेक पर पहुंचा। आजू बाजू देख, वो बोला। चौकस है, कोहली बोला। हमने ने तिरपाल का एक कोना एक तरफ पलटा और फिर लाश को डेक पर से पानी में धकेल दिया। फिर मोटर बोट को उन्होंने एक जगह किनारे लगाया। उतर, हमने बोला। मैं मोटर बोट छोड़कर कार लेकर इधर ही आता हूँ। ठीक है, कोहली बोला। तब तक तू जानता है ना कि तूने क्या करना है? हाँ, जानता हूँ। बढ़िया। मोटर बोट वहाँ से रवाना हो गई। कोहली एक पब्लिक टेलीफोन पर पहुंचा। उसने 100 नंबर डायल किया और बोला, नवजीवन कॉलोनी से बोलता हूँ। अभी मैं धारावी बांद्रा लिंक रोड से गुजरा था। मैं ये बताने को फ़ोन किया कि माहिम क्रीक में पुल के पास एक नौजवान छोकरी का बॉडी तैरेला है। जल्दी पहुँचो, शायद अभी जान हो। नाम बोलिए। अरे, छोकरी का नाम मेरे को कैसे मालूम होएगा? अपना नाम बोलिए। ओह, अपना नाम बोलूं? अभी ताई से पूछ के आता है। उसने रिसीवर वापस हुक पर टांग दिया। जनकराज एसएचओ के ऑफिस में पहुंचा। मुंबई से फिंगरप्रिंट्स की कॉपी कुरियर से आ गई है। गुड, एसएचओ नसीब सिंह बोला। यानी कि एसीपी साहब की कल की ट्रंक कॉल ने असर दिखाया? ऐसा ही जान पड़ता है। चेक किया फिंगरप्रिंट्स को? जी हाँ, सोहल के और राज्यों से हासिल प्रिंट से वो प्रिंट्स हूबहू मिलते हैं। यानी कि अब हर जगह दिल्ली में भी सोहल के जेन्युइन प्रिंट्स पुलिस के रिकॉर्ड में हैं। जी हाँ, है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे हमें क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला। आगे क्या मिलेगा? तब तक तो आगे भी कुछ मिलता नहीं दिखाई देता, जब तक कि किसी वजह से वो बाबू कॉल दिल्ली न लौट आए और किसी करिश्मा साज तरीके से हमारी पकड़ाई में न आ जाए। सपने देखने का काम है तो ऐसा ही। जनकराज ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। शाम तो हो गई है, तो फिर आपके कल के हुक्म के मुताबिक सच में ही शीशपाल और भूरे लाल को
गोल मार्केट से वापस बुला लिया जाए? हाँ, यही मुनासिब है। तुम्हें मालूम है कि आजकल स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। जी हाँ, वैसे ये हैरानी की बात नहीं कि वो लड़की अपने फ्लैट से अभी तक गायब है, बच्चे समेत। साहब, हमारी उम्मीद ये थी कि माँ बच्चे के पास पहुँचेगी। मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि किसी तरीके से सुमन वर्मा को खबर लग गई थी कि उसकी निगरानी हो रही थी। नतीजतन किसी तरीके से उसने नीलम को खबरदार कर दिया कि वो गोल मार्केट न लौटे। फिर कल वो खुद घर से निकली। उसने अपने पीछे लगे शीशपाल से पीछा छुड़ाया और बच्चे को लेकर उसकी माँ के पास पहुँच गई। कहाँ? क्या पता कहाँ। ट्रेन पर सवार वो आगे कहीं माँ के पास पहुँची होगी या उतर कर वापस दिल्ली आई होगी, जहाँ की कहीं माँ छुपी हुई है। कुछ कहना मुहाल है सर। छोड़ो फिर इस बात का पीछा। खामखा हवा में लट चलाने का क्या फ़ायदा? जनकराज ने सहमति में सिर हिलाया। तभी एक हवलदार भीतर पहुंचा और जनकराज से बोला, साहब, आपके कमरे में आपका फ़ोन है। जनकराज ने एसएचओ का अभिवादन किया और लपकता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। उसने मेज पर फ़ोन से अलग पड़ा रिसीवर उठाया और माउथ पीस में बोला, हेलो, एसआई जनकराज स्पीकिंग। क्या बात है भाई जनकराज, कोई नाराज़गी हो गई है? मैं सुबह से तेरा माल सामने रखे अपने थाने में तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। देवीलाल जी बोल रहे हैं? भाई बोल तो रहा हूँ, अगर तेरी इजाज़त हो तो। कैसी बातें करते हैं देवीलाल जी, मैं तो आपका खादिम हूँ। की तो नहीं खिदमत जी। वो क्या है कि भाई मेरे, मैंने उस काम की बाबत पिछली शाम को आगे कोई जवाब देना था, जो कि मैं शाम होने को है आज भी नहीं दे पा रहा हूँ। साहब, आपका काम आज नहीं हो पाएगा। क्या मतलब? यानी कि आज हुआ तो है ही नहीं, हो भी नहीं पाएगा? ऐसा ही है साहब। वजह? आज एसीपी साहब ने ऑफिस में कदम ही नहीं रखा है। वो तो और भी अच्छी बात है। तूने तो उनकी गैर हाजिरी में उनके ऑफिस में जाना था और मैं गया था तो फाइल वहाँ नहीं है। लगता है वो साथ ले गए। जनकराज, इस बार देवीलाल का स्वर बहुत सख्त हो गया। ये तो मुझे कोई पुड़िया तो नहीं दे रहा? मेरी मजाल नहीं हो सकती साहब। मजाल तो तेरी हो गई जान पड़ती है। साहब, आप गलत। तूने वो मसल सुनी है ना? कौन सी? दरिया में रहकर मगर से पैर वाली। साहब, आप कल को मैं पहाड़गंज थाने का एसएचओ बन सकता हूँ या तेरी ट्रांसफ़र कनाट प्लेस थाने में हो सकती है। साहब, जब ऐसा होगा तो मुझे आपके अंडर काम करके दिली खुशी होगी। ये लिफाफेबाजी छोड़ और साफ बोल, क्या मर्जी है तेरी? मर्जी ठीक है, लेकिन आज आपका काम नहीं हो सकता। कल करेगा? देखूंगा। कल भी अभी देखेगा? कल अगर एसीपी साहब, अरे जापान तो नहीं चला गया एसीपी? चीन तो नहीं चला गया? ऐसा तो नहीं है। लेकिन छोड़। तू या तो कोई पक्का वादा कर या फिर जाने दे। अगर मेरे पास चॉइस है तो फिर जाने ही दीजिए जनाब। जवाब में दूसरी तरफ से भड़ाक से रिसीवर क्रेडल पर पटके जाने की आवाज़ आई। साला, धमकी देता है। जनकराज भी रिसीवर वापस रखता हुआ होठों में बुदबुदाया। आया बड़ा एसएचओ, आया बड़ा मगरमच्छ। अब तो मैंने कुछ करना भी होगा तो नहीं करूँगा। दोबारा धमकाएगा तो एसीपी के आगे सब पोल खोल दूंगा। हुक्मनी ने झामनानी के ऑफिस में कदम रखा। हुक्मनी भी टोकस की तरह झामनानी का भरोसे का आदमी था और झामनानी के आदेश पर मुंबई रवाना होने से पहले टोकस हुक्मनी को ही पीछे अपने छोड़े काम समझा कर गया था। बड़ी, क्या है नी? झामनानी पुनपुनाया। क्यों शाम को अपनी रोनी सूरत दिखा रहा है? जुगनू, हुक्मनी धीरे से बोला। क्या हुआ उसे? किसी ने धुन दिया क्या? अस्पताल में है। वो तो गोल मार्केट उस लड़की सुमन वर्मा के फ्लैट की निगरानी पर था। टोकस मेरे को यही बोलकर गया था। मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन अब सारा दिन उसकी कोई खोज खबर न मिली तो मैं खुद उधर कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में गया था। वहाँ के चौकीदार राम सेवक से मालूम हुआ कि कल किसी ने उसके अच्छे हाथ पांव सेके थे। चौकीदार कहता है कि उसी ने उसे लोहिया अस्पताल भिजवाया था। वो खुद क्या कहता है नी? तो उस कर्मा मारे से अस्पताल में जाकर मिला या तुझे सूझा ही नहीं? ऐसा करना। मैं अभी सीधा अस्पताल से आ रहा हूँ।
क्या कहता है वो? कहता है कि 3-4 लोगों ने एकाएक ही उसे काबू में कर लिया था और धुनाई करनी शुरू कर दी थी। वडी, किस लिए नी? कोई वजह तो होगी। लूटना चाहते थे उसे? उसके पास क्या रखा था? लक दिलानत हुई। वडी, कोई सवाल करे तो उसको जवाब देते हैं या बदले में सवाल करते हैं? लूटने वाली बात नहीं थी। तो क्या बात थी? एक ही बार में बोलनी। वो लोग उससे पूछ रहे थे कि वो कौन था और उधर क्या कर रहा था। जुगनू कहता है उसे मजबूरन बताना पड़ा था कि वो 8वीं मंजिल के सुमन वर्मा के फ्लैट की निगरानी कर रहा था। वो ये भी बका कि क्यों निगरानी कर रहा था। हुक्मनी हिचकिचाया। वडी, बोलता क्यों नहीं? खामोश क्यों है? जुगनू बोला कि उसे बताना पड़ा कि वो आपका आदमी था और आपके हुक्म से वहां तैनात था और सुमन वर्मा के लौटने का इंतजार कर रहा था। सत्यानाश! वडी, ये कैसा कच्चा आदमी पाल के रखा नहीं तूने? मैंने नहीं साहब, टोकस ने। इधर क्यों नहीं आया? आके खुद क्यों नहीं भौंका कर्मा मारा कि क्या हुआ उसके साथ? साहब, वो अभी भी चलने फिरने लायक नहीं है। गोली लगी ऐसे आदमी को, सब काम बिगाड़ दिया। पता नहीं कब से नहीं है वो वहाँ। इतने में तो वो लड़की 10 बार फ्लैट पर आकर चली गई हो सकती है। नहीं साहब। बड़ी, क्या नहीं साहब नी? पुलिस वाले अभी भी वहीं हैं। वो लड़की लौटी होती तो वो उनकी निगाहों में ज़रूर आई होती, फिर वो अभी भी वहाँ न होते। अब तूने जुगनू की जगह किसी और आदमी का उधर के लिए इंतज़ाम किया? मैं वही पूछने आया था। वडी, क्या नहीं? क्योंकि अकेले आदमी का अंजाम फिर वही हो सकता है जो जुगनू का हुआ। तो उधर 3-4 आदमी होने चाहिए जो कि हथियार बंद भी हों, जो कि उधर कोई खून खराबा कर दें तो पकड़े जाने पर कहें कि झामनानी ने भेजा। हुक्मनी गड़बड़ाया। 3-4 आदमी भेज, बल्कि 5-6 आदमी भेज, हथियार बंद भी भेज, लेकिन समझा के भेज कि पुलिस से पंगा नहीं लेना। पुलिस वालों की जानकारी में किसी से पंगा नहीं लेना। कोई कर्मा मारे जुगनू की तरह उन पर भी हमला करें तो डट कर मुकाबला करना है और उनमें से एक आध को पकड़ के इधर लाना है ताकि पता चल सके कि कौन कर्मा मारा मेरे आदमी के पीछे पड़ा और क्यों पड़ा। वडी, समझ गया नी? हुक्मनी ने सहमति में सिर हिलाया। तो हिलता क्यों नहीं इधर से? हुक्मनी अभिवादन करके वहां से रुखसत हो गया। झूलेलाल! पीछे झामनानी माथा थामता हुआ बोला। तभी फोन की घंटी बजी। झामनानी ने फोन रिसीव किया। कनॉट प्लेस थाने से SHO देवीलाल बोल रहा हूँ झामनानी साहब। आवाज आई। शुक्र है, झामनानी भुनभुनाया। शुक्र है साईं कि तेरे को याद तो आया कि कोई झामनानी भी है कर्मा मारा दिल्ली शहर में। बड़ी, कल से तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। झामनानी साहब, काम होता तो फोन करता ना। वडी, काम नहीं हुआ नी? नहीं हुआ। वडी, फोन तो फिर भी कर रहा है नी? अब कभी तो करना ही था। वडी, हुआ क्या नी? वो सब इंस्पेक्टर जनकराज पहले तो हील हुज्जत करता रहा, अब साफ ही बोल रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकता। वडी, तेरे को बोला था उसकी कोई मांग पूरी करने को। मैंने वही किया था। उसने 5,000 मांगे, मैंने 5,000 की हामी भरी। वो फिर भी कुछ नहीं करता। अब तो साफ ही ना बोल दी। बड़ी, कैसा थानेदार है नी तू, जो इतना सा काम अपने ही महकमे के आदमी से नहीं निकाल सका। थानेदार की थानेदारी थाने के इलाके में ही चलती है झामनानी साहब। दूसरी थाने के आदमी पर रौब गालिब करने लायक सीनियर अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होता। वडी, ठीक है नी, पता लग गई तेरी औकात। अब कहता क्या है? मैं ये कह रहा था कि अगर आप खुद इस बाबत कुछ करें तो कैसा रहे। मैं जाके उस कर्मा मारे सब इंस्पेक्टर को बोलूं कि साईं मेरा काम कर दे, झूलेलाल की कृपा होगी। उसे नहीं तो और किसे? थाने के किसी और आदमी को। कोई और भी ये काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जनकराज खुद कहता था कि तस्वीरें फाइल में थी और फाइल तक थाने के किसी भी आदमी की पहुंच हो सकती है। ऐसा है तो ही ये काम क्यों नहीं करता? मेरा करना अब ठीक नहीं होगा क्योंकि जनकराज मेरे खिलाफ हो गया है। उसने ACP को इस बाबत कुछ बोल दिया तो मेरी बहुत छिछालेदारी होगी। वो कहते नहीं हैं कि कुत्ते का कुत्ता पैरी। इसलिए कह रहा हूँ
कि आप ही किसी तरह से पहाड़गंज थाने के किसी आदमी से इस बाबत बात करें। झामनानी को उस हवलदार का ख्याल आया जिसने कि उसे मायाराम को पंजाब पुलिस द्वारा अमृतसर ले जाए जाने के पूरे प्रोग्राम की खबर दी थी। ठीक है इंस्पेक्टर साईं, वो बोला, मैं ही कुछ करता हूँ। दोपहर बाद होटल सी व्यू का लॉकआउट हट गया। NRI राजा गजेंद्र सिंह उसमें स्थापित हो गए। विमल ने सबसे पहला काम ये किया कि होटल के निजाम को चलाने वाले तमाम अधिकारियों को वहां तलब किया। लॉबी में सब लोग जमा हुए तो उसने उन्हें अपना परिचय दिया, उन्हें कपिल उदैनिया की वहां नियुक्ति की बाबत बताया और उन्हें अपना प्रोग्राम समझाया। सबके लिए ये अति सुखद समाचार सिद्ध हुआ कि होटल फिर चालू हो रहा था। उसने अधिकारियों को अगली सुबह की स्टाफ की जनरल मीटिंग के बारे में भी बताया और उन्हें डिसमिस कर दिया। फिर उसने वो मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में किया जो कि दिल्ली जाते वक्त वो वहीं छोड़ गया था। तब तक शाम हो चुकी थी। तब कहीं जाके उसे दिल्ली फ़ोन करने का ख्याल आया, लेकिन पहले उसने नीलम को फ़ोन किया। मालूम हुआ कि उसकी गैर हाजिरी में दिल्ली से कोई फ़ोन नहीं आया था, जो कि भारी फिक्र की बात थी। ऐसा गैर जिम्मेदार या अलगर्ज था तो नहीं मुबारक अली। उसने सुमन का पीपी टेलीफोन ट्राई किया। इस बार तत्काल संपर्क हुआ। धन करतार। दूसरी ओर से कोई महिला बोल रही थी। नमस्ते जी, वो मीठे स्वर में माउथ पीस में बोला, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मैंने जरा सुमन वर्मा से बात करनी थी। मुंबई से? जी हाँ, आप ज़रूर मिस्टर कॉल बोल रहे हैं। कैसे जाना? विमल हैरानी से बोला। सुमन ने कहा था आपका फ़ोन आएगा। ओह, सुमन ने कहा था, यानी कि वो आज आपसे मिली थी? आज नहीं, मिली तो वो कल थी। आज तो उसका फ़ोन आया था। कहाँ से? वहीं से जहाँ आप हैं। जी मिस्टर कॉल, सुमन भी मुंबई पहुंची हुई है। क्या कह रही हैं आप? भाई, आप मेरी सोसाइटी मेट रह चुके हैं, मैं आपसे झूठ बोलूँगी? आप मुझे जानती हैं? भाई, आप भी जानते हैं मुझे। मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। कोविल में 8वीं मंजिल पर एन सुमन की बगल का फ्लैट है मेरा। ओह, नीलम मुझे अच्छी तरह जानती थी। मुझे प्रेरणा आंटी कहती थी। सभी यही कहते हैं। मैं तो जगत आंटी हूँ। आप शायद भूल गए। भूल गया था प्रेरणा जी, लेकिन अब सब याद आ गया है। वस्तुतः विमल को उसकी बाबत कुछ भी याद नहीं आया था। मुझे नहीं मालूम था कि सुमन ने मुझे आपका नंबर दिया था, लेकिन फ़ोन मिल तो नहीं रहा था आपका। मैंने कई बार ट्राई किया। खराब था, कल से खराब था। अभी दोपहर बाद ही ठीक हुआ। ठीक होने के बाद पहली कॉल सुमन की ही आई थी। मुंबई से? विमल को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि सुमन मुंबई पहुंची हुई थी। हाँ मिस्टर कॉल, उसने इधर आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। क्या? जरा जल्दी बताइए प्लीज़। उसने आपको कहलवाया है कि वो उधर बापू बाल घर में है, जो कि चर्च गेट पर है। बोलती थी कि आपको उस जगह की बाबत सब मालूम है। उधर का फ़ोन नंबर भी? जी हाँ, मालूम है। शुक्रिया प्रेरणा जी। उसने तत्काल लाइन काटी और धड़कते दिल और कांपती उंगलियों के साथ फिरोज़ा के यतीम खाने फ़ोन किया। तत्काल उत्तर मिला। मैं बोल रहा हूँ फिरोज़ा। विमल बोला। मैं? किधर है मैन? फिरोज़ा बोली। मैं अक्खे दिन से तुम्हारा तलाश में है। विक्टर टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने का कोशिश किया तो? फिरोज़ा प्लीज़ कम टू द पॉइंट। व्हाट पॉइंट मैन? सुमन करके कोई लड़की तुम्हारे पास उधर पहुंची है? हाँ, तुम्हारा सिस्टर बोला वो अपने आप को, तभी तो तुम्हारे को ढूंढेला था। अब कहाँ है वो? वो इधर नहीं है। तुम्हेरा तलाश में आया था, फिर तलाश में निकल गया है। किधर? बोल कर नहीं गया। बोला 1-2 जगह तुम्हारी तलाश में जाना मांगता था। अभी लौट कर नहीं आया, पर आएगा। उसका लगेज इधर है, बेबी इधर है। बेबी? तुम्हारा बेबी? वेरी हैंडसम एंड तुम्हारा माफिक। वो तुम्हारे पास है? हाँ। क्या कर रहा है? अभी सोता है। फिरोज़ा, मैं नीलम को लेकर फौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। गुड। उसने लाइन काटी और लोहिया की कोठी पर नीलम को फ़ोन किया। खुश हो जा, अच्छी खबर है। क्या? सुमन इधर पहुँची हुई है। हाय रब्बा। सही सलामत सूरज के साथ तू एक टैक्सी पकड़ और चर्च गेट फिरोज़ा के यतीम खाने पहुँच। मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ।
मेरा सूरज उधर है तो मैं उड़ के पहुंचती हूँ। बढ़िया। उसने लाइन काट कर दिल्ली मुबारक अली के सुजान सिंह पार्क में स्थित टैक्सी स्टैंड का नंबर डायल किया। उत्तर मिला तो वो बोला, मुबारक अली से बात करनी है। कहाँ से बोल रहे हैं? क्यों पूछते हो भाई? अगर आप मुंबई से कॉल साहब बोल रहे हैं तो मुबारक अली का आपके लिए एक संदेशा है। हाँ, मैं कॉल हूँ और मुंबई से बोल रहा हूँ। क्या संदेशा है? मुबारक अली ने फ़ोन के लिए दिल्ली का एक और नंबर दिया है, नोट कीजिए। विमल ने नंबर नोट किया और उस पर कॉल लगाई। तत्काल मुबारक अली से बात हुई। क्या बात है मियाँ? विमल बोला, सुबह से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ बाप, सुमन बीबी की कोई, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, खोज खबर मैं नहीं निकाल सका। अगर उस वजह से शर्मिंदा है तो दफा कर शर्मिंदगी को। क्या बोला बाप? सुमन सूरज समेत बाखैरियत इधर मुंबई पहुंच गई है। ये तो वाकई बढ़िया खबर है। क्या बोली वो? क्यों एकाएक मुंबई चली आई? अभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन हो जाएगी। वो फिरोज़ा के पास यतीम खाने में है, कहीं गई है, लौट आएगी। साहबजादा? फिरोज़ा के पास है, मैं बस वहीं जा रहा हूँ। बढ़िया। दिल्ली की और क्या खबर है? बाप, हाशमी बिरादरी भाइयों को टटोल रहा है, पर अभी कोई खास खबर नहीं है। ऐसा भी अभी कोई, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इशारा नहीं है कि इधर नशे का कारोबार कोई खास उठान पकड़ने वाला है। पर अभी जांच पड़ताल कोई खास नहीं हो पाई है। मैं फिर खबर करेगा। होटल खुल गया है। हम सिर्फ आज की रात लोहिया वाले नंबर पर हैं। उसके बाद होटल सी व्यू फ़ोन करना, जहाँ के नंबर तुम्हें मालूम है। मालूम है या भूल गए? मालूम बाप, बरोबर याद। उधर का तो तुम्हारा जेबी फ़ोन का नंबर भी मेरे को याद। बढ़िया। तुम्हें फ़ोन लगाने की मेरी असल मंशा यही थी कि अब तुम्हें सुमन और सूरज के लिए हलकान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं जल्दी में हूँ, इसलिए फ़ोन रख रहा हूँ। कोई वांदा नहीं बाप। सूरज को निहायत फिक्रमंद बनाए हमने माहिम पुलिस स्टेशन पहुंचा। तब उसने अपनी कमीज के बटन बंद कर लिए हुए थे और सूट से मैच करती टाई लगा ली हुई थी। मेरा नाम रमेश वर्मा है, वो ड्यूटी ऑफिसर से बोला। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया था तो मुझे यहाँ आने की राय दी गई थी। असल में उसने 100 नंबर पर ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया था। कोहली ने 100 नंबर पर लाश को क्योंकि माहिम क्रीक में तैरती बताया था, इसलिए उसे यकीन था कि उस बाबत जो भी कार्यवाही हुई होगी वो माहिम पुलिस स्टेशन से ही हुई होगी। क्यों फ़ोन किया था? ड्यूटी ऑफिसर बोला। क्या राय दी गई थी? बात को जरा तरतीब से कहिए। मेरी छोटी बहन वापस नहीं आई। कहाँ से वापस नहीं आई? जहाँ वो आज सुबह गई थी। ड्यूटी ऑफिसर ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। आप बैठ जाइए, वो बोला। वो क्या है कि बैठ जाइए जनाब, और ये लीजिए पानी पीजिए। जरा अपने आप पर काबू कीजिए और ठीक से बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। हमने बैठा। गिलास छलकाते हुए उसने पानी पिया और फिर रुमाल निकालकर चेहरे पर फिराया। कुछ तबीयत ठिकाने आई? ड्यूटी ऑफिसर सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। जी हाँ। हमने बोला। जी हाँ। अब कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल्ली से हूँ, अपनी नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया था। मेरी छोटी बहन सुमन वर्मा मेरे साथ आई थी। आज सुबह वो सायन के इलाके में रहती अपनी किसी लोकल सहेली से मिलने गई थी। लंच तक लौट आने को बोल कर गई थी, लेकिन सूरज डूब जाने तक नहीं लौटी थी। घबराकर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया और वहाँ इस बाबत बताया। वहाँ से मुझे राय दी गई थी कि मैं माहिम पुलिस स्टेशन पहुँचूँ। आपको ठीक राय दी गई थी। वो क्या है कि हमने माहिम क्रीम से एक नौजवान लड़की की लाश बरामद की है। हे भगवान, कहीं वो सुमन तो नहीं? अभी क्या कहा जा सकता है? आप अपनी बहन की उम्र, हुलिया वगैरह बयान कीजिए और बताइए कि जब वो घर से निकली थी तो क्या पहनी थी। हमने ने अपनी दरिंदगी के शिकार का हुलिया वगैरह बयान किया। तत्काल ड्यूटी ऑफिसर का चेहरा गंभीर हो उठा। जनाब, हमने व्याकुल भाव से बोला। क्या क्या आपकी बहन ड्रग्स की आदी थी? ड्रग्स? मसलन हेरोइन, LSD? हे भगवान, सुमन तो ऐसी चीज़ों का नाम भी नहीं जानती थी। जिस लड़की की लाश हमने बरामद की है वो हेरोइन के नशे के हवाले थी।
उसकी बाईं कलाई पर सिरिंज का पंचर मार्क साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वैसा मार्क कलाई पर एक ही था। लगता था उसने पहली बार ड्रग्स का आनंद लेने की कोशिश की थी। नशा उससे संभाला नहीं गया था और वो पुल पर से समुद्र में जा गिरी थी। लेकिन मेरी बहन तो सोहबत बिगाड़ती है जनाब, सोहबत बिगाड़ती है। हो सकता है उसकी सहेली ड्रग एडिक्ट हो। आप इस बाबत कुछ जानते हैं? जी नहीं, मैं तो सहेली को भी नहीं जानता। आपको एक अनजाने शहर में अपनी बहन को अकेले कहीं नहीं भेजना चाहिए था। अब मुझे क्या मालूम था कि तैरना जानती थी आपकी बहन? नहीं। यहाँ आप कहाँ ठहरे हुए हैं? घाटकोपर में, अपने एक दोस्त के यहाँ। दोस्त का नाम जीवराम हुमने। पता? हुमने ने अपना ही पता बोल दिया। लाश मोर्ग में है। मोर्ग? मुर्दा घर, जहाँ की उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम? चीरफाड़, जो कि मौत की वजह जानने के लिए सरकारी डॉक्टर करता है। पोस्टमार्टम से ही मालूम हुआ है कि वो डूब कर मरी थी और डूबते वक्त हेरोइन के नशे में थी। हे भगवान, हे भगवान! पोस्टमार्टम रिपोर्ट बस आपके आगे आगे ही यहाँ पहुँची थी। जनाब, आप तो मेरा दिल दहला रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी ही है कि वो लाश मेरी बहन की हो। पोशाक मिलती है, उम्र मिलती है, हुलिया मिलता है, लेकिन आदतें नहीं मिलती। मेरी बहन का ड्रग्स से क्या लेना देना? वो साइन गई थी माहिम क्रीक पर, उसका क्या काम? आपको लाश की शिनाख्त करनी होगी। नहीं नहीं, वो मेरी बहन नहीं हो सकती। फिर भी शिनाख्त करनी होगी। लाश आपकी बहन की नहीं, ये भी तो आप तभी जानेंगे जबकि आप उसे देखेंगे। हे भगवान, दिल मजबूत कीजिए मिस्टर वर्मा, ये ज़रूरी है। ज़रूरी है तो? हमने जानबूझकर खामोश हो गया और यूं जाहिर करने लगा जैसे एकाएक उसका गला रुंध गया हो। वो मुर्दा घर बांद्रा में है, मैं आपको वहां भिजवाने का इंतजाम करता हूँ। हमने ने सहमति में सिर हिलाया। नीलम ने सूरज को भींचकर गले से लगाया और रोने लगी। रोती क्यों है? विमल बोला। सूरज से मिल रही है। ये रोने की बात है या खुश होने की बात है? चुप करो जी, नीलम बोली। तुम्हें क्या मालूम मैं कितनी खुश हूँ? इतनी खुश है कि सुमन को भूल गई। तत्काल नीलम संजीदा हुई। वो विमल फिरोजा से संबोधित हुआ। कतई कुछ बोलकर नहीं गई थी कि वो कहाँ जा रही थी। नहीं, फिरोजा बोली। खाली इतना ही बोला कि इधर एक दो जगह उसकी निगाह में थी जहाँ की कौल साहब हो ना सकता। लौट के आने का क्या बोली थी? बोली तो कुछ नहीं थी, पर बातों से साफ लगता था कि जल्दी लौट के आना मांगता था। इसलिए जाते वक्त खाने को नक्को बोला। लौटी तो नहीं, दिन से रात हो गई है। आई माई सेल्फ एम वरीड मैन। ये एयर बैग उसका है? हाँ। विमल ने हिचकिचाते हुए बैग खोला और उसके भीतर का सामान टटोला तो रिवॉल्वर उसके हाथ में आई। फिरोजा के नेत्र फैले। गन? वो बोली। इसका सुमन के सामान में होना ही साबित करता है। विमल गंभीरता से बोला कि दिल्ली में वो अपने आप को भारी खतरे में महसूस कर रही थी, इसलिए सूरज के साथ वहां से कूच कर जाने में ही उसने अपनी और सूरज की भलाई जानी। इधर वो रिवॉल्वर पीछे छोड़ गई। इससे लगता है कि वैसा खतरा वो इधर मुंबई में महसूस नहीं कर रही थी। मैन, तुम भी तो घोस्ट का माफिक फिरता है। तुम्हारा बेबी उसका पास, फिर भी उसको इधर का एड्रेस बोल कर नहीं रखा। नौबत ही ना आई फिरोजा। पहले मेरे को ही नहीं मालूम था कि इधर मेरा पता क्या था। जब तक कहीं सेटल हुआ तो दिल्ली बात ना हो सकी। इधर काहे नहीं आया? आया था ना एक बार, मौत का पैगाम लेकर। मौत का पैगाम नहीं मैन, जिंदगी का वरदान लेकर आया। खुद को गजरे के सामने खड़ा करके तुम यतीम खाने के 100 बच्चों का जान बचाया। तुम सरेंडर न करता तो गजरी सबको मार डालता। फिरोजा, ये सब लीपा पोती की बातें हैं। असल में जो किया पेस्टन जे की बेमिसाल कुर्बानी ने किया। उसने उन बातों का इस वक्त कोई मतलब नहीं मैन। इस वक्त तुम्हें पेस्टन जी की नहीं, सुमन की सोचना मांगता है। हाँ फिरोजा, अगर हम सुमन के लौटने के इंतज़ार में कुछ अरसा इधर ही रुकें तो आई विल बी माइटी ग्लैड। पर मेरा एक कंडीशन। क्या? डिनर इधर ही होएगा? मंजूर। मुर्दा घर के अटेंडेंट ने बेड जैसे एक स्ट्रेचर पर पड़ी लाश के चेहरे पर से चादर हटाई।
हुमने ने लाश पर एक निगाह डाली और पछाड़ खाकर लाश के ऊपर गिरा। सुमन, मेरी बहन! वो रोने बिलखने का अद्वितीय अभिनय करता हुआ बोला। ये क्या हो गया तुझे? ये क्या? साथ आए सब इंस्पेक्टर ने, जिसका नाम रावले था, जबरन उसे लाश से परे खींचा। आपने पहचाना? वो बोला। हाँ, हुमने रुधे कंठ से बोला। क्या पहचाना? ये मेरी बहन है। पक्की बात? जनाब, मैं माँ जाई को नहीं पहचानूंगा। ये मेरी बहन सुमन वर्मा है। सब इंस्पेक्टर ने अटेंडेंट को इशारा किया। अटेंडेंट ने चादर को पूर्वता लाश के सिर तक खींच दिया। ये, हुमने बोला, ये अब आइए बाहर चल के बात करते हैं। सहमति में सिर हिलाता वो सब इंस्पेक्टर के साथ हो लिया। दोनों पुलिस की जीप के करीब पहुंचकर ठिठके। मैं? सब इंस्पेक्टर खेदपूर्ण स्वर में बोला। आपको वापस थाने तक ही ले जा सकता हूँ। आप मेरी फिक्र न करें, हुमने बोला। मैंने जहाँ जाना होगा चला जाऊँगा। रात भर यहीं बैठे रहने का इरादा तो नहीं आपका? हुमने ने उत्तर न दिया। लगता है ऐसा ही कुछ है आपके जहन में, लेकिन ऐसा करना नादानी होगी। मेरी बहन यहाँ अकेली? जब जिंदा थी तो बहन थी, अब कुछ नहीं है। कल पंचतत्व में विलीन हो जाएगी तो 2 मुट्ठी राख ही पीछे बचेगी। लेकिन मरने वाले के साथ नहीं मर जाता कोई। इस वक्त घर जाइए, सुबह लौट के आइएगा और आकर इसके अंतिम संस्कार का इंतजाम कीजिएगा। वो तो दिल्ली में होगा। जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी विधवा माँ को अपनी इकलौती बेटी के अंतिम दर्शनों का भी मौका न मिले? आप लाश को दिल्ली लेकर जाएंगे? जी हाँ, हर हाल में। आप मुझे ये बताइए कि सुपुर्दगी कैसे होती है? उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और दुर्घटनावश हुई मौत का सर्टिफिकेट पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर जारी कर चुका है। इधर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सुबह 9 बजे खुलता है। तब मैं भी आपको इधर ही मिलूंगा। मैं बड़ी हद आधे घंटे में आपको कागजी कार्यवाही से फारिग करा दूंगा। लाश अभी नहीं मिल सकती? अभी कैसे मिल सकती है? कौन देगा? इधर तो एक अटेंडेंट के अलावा कोई भी नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि मुर्दा घर 24 घंटे खुलता है। वो इधर न होता तो आप लाश की शिनाख्त कैसे कर पाए होते? ओह, लाश दिल्ली कैसे ले जाएंगे आप? कैसे? क्या मतलब? आप प्लेन फेयर अफोर्ड कर सकते हैं? हुमने ने हिचकिचाने का अभिनय किया। 800 मील का फासला आप बाई रोड तय करने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली पहुंचने तक लाश की हालत बहुत बद हो जाएगी। लेकिन प्लेन फेयर? आपका प्लेन में जाना ज़रूरी नहीं। आप लाश को प्लेन से बुक करा सकते हैं और खुद ट्रेन से जा सकते हैं। ओह, दिन में एक ताबूत ठोकने वाला इधर ही होता है। उसे तजुर्बा है कि प्लेन में ले जाने के लिए लाश को कैसे पैक किया जाता है। वो पुलिस के सामने लाश को ताबूत में बंद करेगा और पुलिस ताबूत पर अपनी सील लगाएगी। पुलिस की सील की वजह से लाश को प्लेन से बुक कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उधर दिल्ली में छुड़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बुकिंग से मिलने वाली कंसाइनेज कॉपी को आप दिल्ली में कहीं फैक्स कर सकते हैं, जहां कि वो आपके घर वालों को मिल जाए। दिल्ली में फैक्स का कोई इंतज़ाम है आपकी निगाह में? है तो सही, जहां मैं नौकरी करता हूं वहीं फैक्स है। फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अगर आप भी प्लेन से जाना अफोर्ड कर सकें तो बात ही क्या है। मैं सोचूंगा इस बाबत। तो अब इधर से चलें? हुमने ने सहमति में सिर हिलाया। रात 10 बजे यतीम खाने के फ़ोन की घंटी बजी। फिरोज़ा ने फ़ोन सुना। सुमन है? विमल आशापूर्ण स्वर में बोला। नहीं। फिरोज़ा माउथ पीस पर हाथ रखकर बोली। सलाउद्दीन उसी को पूछ रहा है। सलाउद्दीन सुमन को पूछ रहा है? विमल हैरानी से बोला। यस, फ़ोन मुझे दो। फिरोज़ा ने उसे फ़ोन थमा दिया। बड़े मियाँ को मेरा सलाम पहुँचे, विमल माउथ पीस में बोला। आपका खादिम कॉल बोलता है। अरे भाई, कहाँ छुपे बैठे हो मुंबई में? सलाउद्दीन की आवाज़ आई। तुम्हारे लिए तो कुओं में जाल डलवाने की कसर न छोड़ी मैंने, कहीं भी तो मिल के न दिए। सुमन के लिए यतीम खाने फ़ोन लगाया तो जाना कि तुम वहाँ बैठे हो। क्या माजरा है? दोपहर बाद सुमन नाम की एक नौजवान लड़की यहाँ मराठा में आई थी। खुद को तुम्हारी बहन बताती थी।
बड़ी शिद्दत से तुम्हें तलाश कर रही थी। कई जगह टक्करें मार आई थी तुम्हारी खातिर। मैंने उसे ये कह के वापस भेज दिया था कि अगर तुम मुंबई में थे तो मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा। कैसे कर लेते? इरफान की मार्फत कर लेता तो कर लेता, और तो कोई जरिया था नहीं निगाह में। दोपहर बाद से ही मेरे 3 साहबजादे इरफान की देहरी पर शिफ्ट में निगाहबानी कर रहे हैं, लेकिन दिन से रात हो गई, 10 बज गए, अभी तक वो ही घर वापस नहीं लौटा। मैंने सुमन को यही खबर करने के लिए फ़ोन किया था कि अभी तक तो तुम्हारी तलाश में हम नाकाम ही थे। अब देखो कि बात तुम्हारे से ही हो रही है। बहरहाल अंत भला सो भला। अब जबकि लड़की से तुम्हारी मुलाकात हो ही गई है तो मैं भी अपने बेटों को निगाहबानी से फारिग कराता हूँ। सलाउद्दीन, सुमन मुझे नहीं मिली है, वो यहाँ नहीं पहुँची है। ये कैसे हो सकता है? वो तो सीधी यहाँ से वापस चर्च गेट गई थी, वो यहाँ नहीं पहुँची। कमाल है, कहीं और जाने को तो नहीं कह रही थी? नहीं तो फिर भी कहीं गई होती तो वहाँ से भी तो उसे कब का लौट आया होना चाहिए था। वो नहीं लौटी, मुझे उसकी भारी फिक्र सता रही है। कोलीवाड़े और चर्च गेट के बीच में कहीं गायब हो गई। क्या पता क्या हुआ, लेकिन है सच में तुम्हारी बहन ही वो? और क्या मैं अपना बच्चा किसी गैर के हवाले कर देता? वो तो है, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। तुम पुलिस से पता करो, उन्हें एक्सीडेंट की खबर होती है। करता हूँ, जो मालूम हो उसकी खबर मुझे भी करना। अल्लाह खैर करे, सच में ही कुछ हो न गया हो इतनी भली लड़की को। करूँगा। विमल ने संबंध विच्छेद करके 100 नंबर डायल किया। तुरंत उत्तर मिला। मेरा नाम कॉल है, विमल बोला। मैं चर्च गेट से बोल रहा हूँ। मेरी छोटी बहन दोपहर बाद की इधर से निकली, अभी तक घर नहीं लौटी है। कोलीवाड़े के मराठा होटल से चर्च गेट की ओर उसकी वापसी की हमारे पास तस्दीक है। हमें अंदेशा है कि रास्ते में वो किसी एक्सीडेंट की शिकार न हो गई हो। क्या इस बाबत आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? होल्ड कीजिए। विमल रिसीवर कान से लगाए रहा। हेलो। 1 मिनट बाद आवाज़ आई। यस, विमल व्यग्र भाव से बोला। दोपहर बाद से अब तक उस रीजन से किसी रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं है। रोड एक्सीडेंट न सही, किसी और तरीके से किसी गुमशुदा लड़की की बाबत कोई रिपोर्ट आपके पास पहुंची हो? कोई और फैटल या नियर फैटल केस आप लोगों के नोटिस में आया हो? फिर होल्ड कीजिए। इस बार विमल को लंबा होल्ड करना पड़ा। माहिम क्रीम से एक लड़की की लाश निकाली गई थी। आखिरकार जवाब मिला, लेकिन उसकी शिनाख्त भी हो चुकी है। आई सी। बाय द वे, कौन थी वो? कोई ड्रग एडिक्ट थी जो कि नशे की हालत में समुद्र में जा गिरी थी और डूब गई थी। पोस्टमार्टम से उसके नशे में होने की तस्दीक हुई है। उसके सगे वाले मोर्ग में जाकर लाश की शिनाख्त कर चुके हैं। ओह, फर्दर डिटेल्स के लिए आप माहिम पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फ़ोन कर सकते हैं। क्या फ़ायदा, जब लाश की शिनाख्त हो भी चुकी है, जब उसके रिश्तेदार उसके पास पहुंच भी चुके हैं, तो वो हमारी बहन तो नहीं हो सकती। वो तो है। थैंक यू ऑल द सेम। विमल ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। कहाँ गायब हो गई थी सुमन? अब क्या चारा था उनके पास उसके खुद ही लौट आने का इंतज़ार करने के अलावा? द डिनर इज सर्व्ड, फिरोज़ा बोली। सख्त मायूसी और नाउम्मीदी के माहौल में विमल और नीलम का फिरोज़ा, उसके बेटे आदिल और बेटी यास्मीन के साथ डिनर हुआ, जो कि बहुत लजीज होते हुए भी उन हालात में बदमज़ा था। आधी रात के करीब एक कार पर सवार हुमने और कोली मुर्दा घर पहुंचे। उनके साथ कार में एक तीसरा आदमी भी सवार था, जिसे हुमने ने कहा, इधर ही रहना, बुलाने पर आना। उस आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों कार से निकलकर इमारत में दाखिल हुए। जैसी कि हुमने को उम्मीद थी, आधी रात को वहां वही अटेंडेंट ड्यूटी नहीं भर रहा था जो कि उसके पुलिस के साथ पहले फेरे में उसे वहां मिला था। मुर्दा घर के हॉल के बंद दरवाजे के बाहर गलियारे में एक कुर्सी मेज लगी हुई थी, जिस पर वो मेज पर सिर डाले ऊँगता सा पड़ा था। आहट सुनकर उसने सिर उठाया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, हमने बोला। हमारा एक रिश्तेदार मारा गया है। कंट्रोल रूम से खबर लगी है कि लाश इधर पहुंचने वाली है। अभी कोई लाश इधर पहुंची नहीं, अटेंडेंट बोला।
3 घंटे से इधर कोई केस नहीं आया। अरे भीड़ू, मैं 3 घंटे की बात नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 11 के बाद तो एक्सीडेंट ही हुआ है। क्यों भाई, जब मैं बोला कि 3 घंटे से इधर कोई केस नहीं आया तो तुम्हारे वाला टाइम अपने आप शामिल ना हो गया इसमें? यार, तू तो नाराज हो रहा है। तुम लोग बातें ही ऐसी करते हो। यार, घर का बंदा मर गया है हमारा, मातम में है, दिमाग ठिकाने नहीं है। ऐसे माहौल में जुबान से कोई ऊंच नीच निकल ही जाती है। कोई वांदा नहीं। इस बार अटेंडेंट नम्र स्वर में बोला, इधर कोई गिलास विलास मिल सकता है? वो किस लिए? बता भाई, हमने कोली से बोला। किस लिए? कोली ने जैकेट की जेब से 3/4 भरी हुई विस्की की बोतल बरामद करके उसे दिखाई। 2 गिलास और पानी मिल जाए, हमने बोला, तो इंतजार आसान हो जाए। अटेंडेंट ने ललचाई आंखों से बोतल की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। खुद भी पीता हो तो 3, कोहली अर्थपूर्ण स्वर में बोला। अटेंडेंट उछलकर खड़ा हो गया। 2 मिनट में वो 3 गिलास और एक पानी का जग ले आया। अगले 10 मिनटों में बोतल खाली हो गई। बोतल यूं खाली हुई कि 2/3 अटेंडेंट के पेट में गई और 1/3 उन दोनों ने पी। तुम्हारा केस तो आया नहीं, अटेंडेंट नशे में थरथराती आवाज में बोला। आ जाएगा, हमने लापरवाही से बोला। हम कार में जाके बैठते हैं, मुर्दा गाड़ी इधर पहुंचेगी तो आएंगे। ठीक है। दोनों वहां से हटे और फिर इमारत से निकलकर बाहर कंपाउंड में आ गए। 5 मिनट बाद हमने अकेला इमारत में दाखिल हुआ। वो अटेंडेंट के करीब पहुंचा तो उसने उसे घनघोर नींद के हवाले पाया। वो मेज के पीछे उसकी कुर्सी के पहलू में पहुंचा। उसने मेज का इकलौता दराज बाहर खींचा तो उसे भीतर पड़ा चाबियों का गुच्छा दिखाई दिया। उसने गुच्छा उठाकर दराज बंद कर दिया और वापस हॉल के बंद दरवाजे की तरफ आकर्षित हुआ। गुच्छे में 5-6 चाबियां थी, जिनमें से दूसरी ही उस दरवाजे के ताले को लग गई। दबे पांव वो वापस इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। कोहली ने उसकी तरफ देखा। उसने कोहली को हाथ से इशारा किया और वापस लौटा। वो निशब्द हॉल में दाखिल हुआ और उस स्ट्रेचर बेड के करीब पहुंचा जिस पर कि सुमन की लाश पड़ी थी। उसने लाश पर से चादर खींचकर फर्श पर डाल दी और जेब से टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी उस पर डाली। जैसा कि पोस्टमार्टम के बाद अपेक्षित होता था, उसने लाश को मोटे मोटे सर्जिकल स्टिचेज के साथ गले से लेकर पेट तक सिला पाया। तभी कोहली और तीसरा आदमी वहां पहुंचे। दोनों के हाथों में बड़े बड़े बैग थे। दोनों ने बैग लाश की टांगों के करीब आजू बाजू रख दिए। मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, कोहली फुसफुसाया। यहीं खड़ा रहे। वैसे ही दबे स्वर में हुमने ने उसे घुड़का। वो जाग गया तो मरेगा, यहीं लाशों में लाश बना पड़ा होगा। फिर भी यहीं खड़ा रहे, मेरे से यह नज़ारा नहीं देखा जाएगा, मालूम। तभी खिसकने की जुगत कर रहा है। चुपचाप खड़ा रहे, तेरी इधर ज़रूरत है। बेचैनी से पहलू बदलता कोहली खामोश हो गया। तू शुरू कर भाई अपना काम। तीसरे आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और अपना बैग खोला। बैग में से उसने कुछ सर्जरी में काम आने वाले औजार खोल निकाल कर स्ट्रेचर पर रखे। फिर कैंची उठाकर वो लाश के टांके काटने लगा। हमने टॉर्च की रोशनी लाश पर स्थिर किए रहा। कुछ ही क्षण बाद लाश की छाती, पेट वगैरह सब खुला पड़ा था। तीसरे व्यक्ति ने पेट में से आंतें बाहर खींचनी शुरू कर दी। कोहली ने जोर की उबकाई ली। खबरदार, हमने सांप की तरह फुफकारा। कोहली बड़ी मुश्किल से हलक तक पहुंची उल्टी को रोक पाया। तीसरे व्यक्ति ने आंतें काटकर दिल और लीवर निकालकर सब ऑर्गन एक पॉलीथीन की थैली में डाले और थैली आगे कोहली को पकड़ा दी। कोहली ने बिना थैली की तरफ निगाह उठाए उसके मुंह को बांधा और उसे फर्श पर डाल दिया। फिर उसने अपने वाला बैग खोला और उसका सामान निकाल कर तीसरे आदमी को पकड़ाने लगा। वो सामान 6 किलो प्योर अनकट हीरोइन थी, जो कि 100 ग्राम की 60 थैलियों में बंद थी। तीसरा व्यक्ति उन थैलियों को लाश के खुले पेट और छाती में स्थानांतरित करने लगा। 60 की 60 थैलियां लाश में समा गई तो उसने बड़ी दक्षता से लाश को ऐन पहले की तरह सी दिया। तब कहीं जाकर कोहली के उड़े हुए हवास उसके काबू में आए। तीसरे आदमी ने अपने तमाम औजार संभाले। उसने आंतों की थैली उस दूसरे बैग में रखी
जो कि हेरोइन की थैलियां निकाल ली जाने के बाद खाली हो गया था। खत्म, हमने बोला। तीसरे आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। चादर डाल, हमने कोहली से बोला, और एक बैग संभाल। कोहली ने आदेश का पालन किया। तब हमने ने आखिरी बार तस्दीक की कि सब कुछ पूर्वता था और फिर टॉर्च बुझा दी। 6 करोड़ का मुर्दा, वो धीरे से बोला। कोई कुछ न बोला। चलो। मेज पर सिर डाले पड़ा अटेंडेंट उन्हें पहले से भी ज्यादा गहरी नींद में मिला। हमने ने हॉल के दरवाजे को पूर्वता ताला लगाया और चाबियां वापस मेज के दराज में डाली। वो बाहर की तरफ बढ़े। वापसी के लिए अभी उन्होंने पहला ही कदम उठाया था कि एकाएक अटेंडेंट ने मेज पर से सिर उठाया और बड़ी विचित्र निगाहों से उनकी तरफ देखा। क्या? वो बोला। उसकी उस अप्रत्याशित हरकत से सदा संतुलित रहने वाला हमने भी घबरा गया। क्या? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला। तुम्हारा केस नहीं आया? नहीं आया। वो क्या है कि ये तीसरा आदमी कौन है? हमारा ही साथी है। यही हमें यहाँ बताने आया है कि हमारा केस इधर क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया? मलाड पहुँच गया। वहाँ जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी मुर्दाघर है, उधर पहुँच गया। ओह, तो गए क्यों नहीं अभी? तुम तो कार में बैठे थे, इधर भीतर क्या कर रहे हो? तेरे को चेताने आए थे। काहे? पूछता है काहे? तब तक संभल चुका हमने दबंग स्वर में बोला। अरे, मेज पर से बोतल गिलास वगैरह नक्की करेगा या नहीं? कोई अफसर आ गया तो? ओह, ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, बाहर का दरवाजा भिड़काते जाना। जरूर। चैन की लंबी सांस लेते तीनों वहां से रुखसत हुए। तीनों कार में सवार हुए। कोहली ड्राइविंग सीट पर, हमने उसके पहलू में पैसेंजर सीट पर और तीसरा आदमी पीछे। कार मेन रोड पर पहुंची तो हमने के कहने पर कोहली ने उसे रोका। तेरा काम खत्म, हमने पीछे घूमकर बोला। तो इधर ही उतर, दोनों बैग साथ लेके जा। आते वगैरह ठिकाने लगाना तेरा काम। बाकी का रोकड़ा? पीछे बैठा आदमी बोला। ब्रजवासी ही देगा, कल सुबह उसके पास पहुंच जाना। सहमति में सिर हिलाता दोनों बैग संभाले तीसरा आदमी कार से उतर गया। तत्काल कोहली ने कार आगे बढ़ाई। आगे एक पेट्रोल पंप था जिस पर 24 घंटे चलने वाला एसटीडी बूथ था। वहां से हमने ने दिल्ली कॉल लगाई। झामनानी साहब? जवाब मिला तो हमने बोला। हाँ वड़ी, कौन है नी तू जो आधी रात को मुझे फ़ोन पर? मुंबई से हमने बोलता है बाप। ओह वड़ी, क्या खबर है नी? एन फिट खबर है बाप, सब काम चौकस हो गया है। माल इंडियन एयरलाइंस की 11 बजे की फ्लाइट से इधर से रवाना हो रहा है। माल छुड़ाने का जो पर्चा आपके पास होना चाहिए वो सुबह फैक्स से पहुंच जाएगा। वड़ी, फैक्स का पर्चा चलेगा नहीं? चलेगा। मैं इंडियन एयरलाइंस के लोकल ऑफिस से तस्दीक किया है। कोई माल के साथ उसी फ्लाइट से पर्चा लेके क्यों नहीं आता नी? वो ज़रूरी नहीं है, ऐसे माल सेफ हैं। बाप, मैं इधर से जाहिर करेंगा कि भेजने वाला इधर की पुलिस का महकमा है। अब पुलिस वाले क्या ऐसे माल के साथ आते हैं? ओह, यही प्रोग्राम पक्का है बाप। कल माल हाथ में आने में कोई दिक्कत पेश आई तो मैं एडवांस में खबर करेंगा। दिक्कत आएगी नहीं? नहीं, एहतियातन बोला। ओह, एहतियातन बोला। नमस्ते वड़ी, जीता रहनी। हमने ने संबंध विच्छेद कर दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।